हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। झूठ बोलते हो तुम। आज तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद गायब हुआ है। तुम ही उसे मुल्तान से लेकर आए हो। वो तुम्हारे पास ही है। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम शादी कर चुके हो, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, तुम्हारी बीवी बच्चे सब होंगे, मगर मेरा कोई नहीं है। अपनी शादी का सुनकर आदि की नजरों में हैरत तर आई थी। जालिमों ने मुझसे मेरे सारे रिश्तों को छीन लिया। मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, सबको मुझसे जुदा कर दिया है। मेरे नाम के साथ बागी हुई लफ्ज जोड़कर मेरे वजूद को सबके लिए एक शर्मनाक गाली बना दिया है। मैं सबके लिए मार चुकी हूँ। अब आज के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसको मुझसे अलग मत करो। इतने जालिम मत बनो। रहम नहीं आता तुम्हें मुझ पर? कितने जुल्म करोगे, कितनी सजा दोगे मुझे खुद से मोहब्बत करने की, खुद की जिंदगी में शामिल होने की। मैं तुम्हारी जिंदगी में अगर अपनी मर्जी से शामिल हुई होती तो तुम्हारी रजा भी इसमें बराबर शामिल थी। फिर सजा की हकदार मैं अकेली क्यों ठहराई गई? क्यों? तुम इस गुनाह की पैदाइश में कसूरवार नहीं ठहराया गया। और अगर मैं गुनाहगार हूँ मैं गुनाहगार हूँ भी, तो हर गुनाह की माफी होती है। माफ कर दो, बख्श दो मुझे। अपनी माँ की तरह फरौन मत बनो। फरौन ने खुदाई का दावा करके क़यामत तक खुद को इबरत का निशाना बना लिया है। तुम और तुम्हारी माँ भी खुद को खुदा मत समझो, वरना दुनिया के लिए इबरत बन जाओगे। मुझे वापस कर दो मेरा बेटा, प्लीज वापस कर दो मेरा आइस। वो आदि को गिरबान से झंझोड़ते फूट फूट कर रोती बोलती चली गई थी। सालों का जमा हुआ गुबार था जो इस एक लम्हे में वो निकाल देना चाहती थी। जबकि आदि भी घुटनों के बल बैठा शशतर सा उसकी बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ के मुतल्लिक जानकर कंग हो गया था और मिरोसा की जुबान से निकले लफ्ज सजा पर भी वह कुछ बोल नहीं सका था। किसने मेरोसा को आदि से मोहब्बत करने की सजा दी थी? किसने उसे शादी करने के लिए कसूरवार ठहराया था? और किसने आदि की दूसरी शादी के मतलब मेरोसा का बताया था? उसकी माँ के मतलब मेरोसा क्या कह रही थी? आदि ने बिना किसी मजामत के मेरोसा को बोलने दिया। जबकि मेरोसा की बातें सुनकर साकत तो आदि के पीछे खड़े वो तीनों दोस्त भी रह गए थे। ये सब वो क्या कह रही थी? वो तो अपनी मर्जी से आदि को छोड़कर गई थी, फिर क्यों अब वो ये कह रही थी कि उसे उसके अपनों से जुदा कर लिया गया है? महविश अफंदी ने उसके साथ ऐसा क्या क्या किया था जो वो उन्हें खुदाई का दावेदार कह रहे थे? बहुत सारे सवाल पहलुओं की तरह इन सबके सामने उलझे पड़े थे, जिनके जवाब मिरोसा के सिवा कोई नहीं दे सकता था। मगर ये वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने का नहीं, इस वक्त जरूरी आयस को ढूंढना था। आदल भाई, हमारा आइस मुझसे और अम्मा से बहुत ही अटैच्ड है। वो सारा दिन हमारे पास रहता है, मगर फिर भी वो हाथ थोड़ी देर के बाद माही बीबी को ढूंढता हुआ उन तक पहुंच जाता है। और रात को तो वो उनके बिना सोता ही नहीं। मगर अब 13-14 घंटे से उनसे दूर है। अब तक उसने रोते रोते अपना बुरा हशर कर लिया होगा। आप प्लीज उसे वापस कर दे। चाहे तो उसे मिलने आते जाते रहा करे, मगर इस वक्त उसे वापस कर दे। कब से खामोशी से सब कुछ देखती आरफा भी बोलते हुए आड़ में रोने लगी थी। जब आदि ने चौंकोस को देखा था, वो उस लड़की को कैसे बोल सकता था यह आरफा थी? आरफा, मैं अपने डैड की कसम खाकर कहता हूँ आइस मेरे पास नहीं है। मुल्तान में उसी दिन मैंने उससे मिला था, उसके बाद से मैंने आइस को नहीं देखा। मगर हाँ, आप लोगों को इतना यकीन जरूर दिलाता हूँ कि वो जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। एंजल, मैं अपने आइस को ढूंढ कर ले आऊंगा। बस एक आखिरी बार मुझ पर यकीन करके देख लें। आज की गुमशुदगी का सुनकर उसका दिल भी तड़प उठा था। इसलिए अरफा को जवाब देकर वो मेरोसा के दोनों हाथों को थाम कर तसल्ली देता हुआ बोला था, जो अब भी गर्दन झुकाए रोने में मसरूफ थे। मगर अपने हाथों पर आदि के हाथ देखते उसने हकारत से आदि के हाथों को झटका दिया था। उसका ये अंदाज आदि के दिल में खट से आकर किसी तीर की तरह पेवस्त हो गया था। ज्यादा से ज्यादा कल तक मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, अपनी व्हील चेयर पीछे करते वो साथी से बोलती। क्योंकि आदि अपने डैड से कितनी मोहब्बत करता था ये मेरोसा जानती थी। अपने डैड की झूठी कसम वो कभी खा ही नहीं सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी आदि की बात मानने पर मजबूर थे। आदि ने एक बार फिर से हार्डवी नजर से उसकी तरफ देखा था। रकीम, मुझे अपने बेटे को कल तक ढूंढना है। आदि ने वहीं बैठे बैठे जोर से रकीम को आवाज दी थी, जो कि खामोशी से उसके पास आ खड़ा हुआ था। हाले भी बिफरे हुए फहीम को भी आदि के पास आकर खड़ा होता। फहीम आंखें सुखाकर मिरोसा को देखने लगा। मिरोसा का कोई भी अंदाज उसे ड्रामा नहीं लग रहा था। आपके पास आज की कोई पिक होगी? रकीम ने मिरोसा से पूछा, जो कि चादर के पल्लू से अपना चेहरा साफ कर थे। मेरे पास उसकी लेटेस्ट पिक है रकीम। मिरोसा के जवाब देने से पहले ही आदि बोल उठा था। तभी मिरोसा समेत सबने चौंक को हैरत से देखा था, जबकि उसकी नजरों से बेन्यास वो टेबल पर अपना मोबाइल उठाकर ले आया था और फोन की पिक्चर गैलरी उसने आइस की वही 8 पिक्स निकाली थी जो उसने मुल्तान की रेस्टोरेंट में ली थी। रकीम ने आदि के हाथ से फोन लेकर जैसे ही आइस को देखा था, उसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। एक के बाद एक आइस की पिक्स देते हुए आगे बढ़ा था, जब उसकी नजर आदि की एडिट की हुई पिक पर पड़ी। इस पिक में आदि ने अपनी 1 साल की उम्र वाली पिक आइस की पिक के साथ ही सेट की थी।
वो दोनों पिक्स एक दूसरे से इस कदर मुशाबत रखती थी जैसे एक ही बच्चे की दो अलग अलग स्टाइल में बिठाकर क्लिक की गई हो। रकीब ने अपनी हैरत भरी हुई नजर उठाकर आदि पर डाली थी और साथ ही फोन अपने पास खड़े हालिद को हाथ में दे दिया था। मिरोसा सर झुकाए खामोशी से बैठी थी और आदि की बेकरार नजरों ने मसलसल अपनी एंजल को फोकस किया हुआ था। एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी नजरें मिरोसा से नहीं हटाई थी। हालिद के बाद फहीम ने भी आयस की पिक्स देखी थी और वो दोनों ही आयस को देखकर कंग हो गए थे। फहीम की जुबान पर तो इस वक्त हकीकतन तालिल पाड़ गए थे। क्या क्या बकवास करके क्या था उस मासूम बच्चे के, मतलब वो आदि का बेटा था, बिल्कुल उसकी तस्वीर। आयस बिल्कुल आदि जैसा था। कोई अनजान शख्स भी उससे और आदि को साथ देकर फौरन पहचान लेता कि वो दोनों बाप बेटा है। फहीम ने अपने दोस्त के इस मासूम बच्चे को कितनी आसानी से नाजायज कह दिया था। उसकी गर्दन शर्मिंदगी से झुकी थी। गुस्से और जज्बात में आकर वो कितना बड़ा गुनाह कर गया था। एक पाक दामन लड़की के किरदार पर उसने छींटे उछाली थी। बिना सच्चाई जाने उसे कितना बुरा भला कहा था। फहीम ने एक नजर खामोश बैठी मिरोसा पर डालकर फोन हालिद को थमा दिया था और हालिद ने भी दोबारा से स्क्रीन पर नजर आते आयस के चेहरे को देखा था। वो उसके दोनों बेटों हमान और हसाम की ही उम्र का था। इन तीनों के पास अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। हालिद ने फोन खामोशी से आदि को थमा दिया था। पेपर और पेन मिलेगा? खामोशी को चूरती मेहरूसा की स्पाट आवाज पर आदि चौंका होश में आया था और पलट कर खामोशी से टेबल पर रखा हुआ पेन और लेटर पैड उठाकर लाया था। मिरोसा ने पेन और पेपर लेकर उस पर अपना नंबर लिखा था। ये नंबर आलम चचा का था जो कि आते हुए मिरोसा अपने साथ लेकर आई थी। उस शख्स को अपना असल नंबर देना नहीं चाहती थी। आज के मिलते ही हमें इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। चलो आरफा। मिरोसा बोलते ही आदि बेचैन हो उठा था। उसने तरफ कर आरफा की तरफ देखा था जो कि मिरोसा की व्हील चेयर को धकेल कर वापस मोड़ रही थी। यानी एक बार फिर उसकी एंजल से छोड़कर जा रही थी। नहीं नहीं, वो मिरोसा को जाने नहीं देगा। अब वो उसे इस दुनिया की भीड़ में खोने नहीं देगा। आदि ने बेकरारी से आगे बढ़कर मिरोसा की चेयर का पिछला हैंडल थामा था। एंजल, आदि की पुकार में ये कैसी तड़प, कैसी प्यास, कैसी बेचैनी थी, कैसा कर्ब छुपा हुआ था कि मिरोसा जो 2 साल बाद उसे अपने सामने देखा बामुश्किल खुद को मजबूत साबित कर दे। उसने पलट कर बेसाता अपने पीछे खड़े आदि को देखा था। व्हाइट जीन्स पर रॉयल ब्लू फिटिंग शर्ट के साथ ही लाइट ब्राउन शूज पहने अपनी गोल्डन ब्राउन बालों को एक साया पर जमाए वो आज भी वैसा ही शानदार लग रहा था जैसा पहले लगता था, बल्कि गुजरते वक्त ने उसकी वजाहत को मजीद बढ़ा दिया था। आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ रुकेंगी आज? उसकी बेचैन आवाज पर मिरोसा ने हैरत से उसको देखा था। जब तक आयस नहीं मिलता हम होटल में रुकेंगे। उसके मिलने के बाद फिर से साथ लेकर वापस मुल्तान चले जाएंगे। मिरोसा ने उन्हें एक मुकामी होटल का नाम बताया था जिसे सुनकर वो चारों चौंके थे। वो मशहूर सस्ता था होटल मिरोसा और आरफा के रहने के लायक तो नहीं था, बल्कि कुछ दिन पहले तो वहां पर पुलिस की रेड में कुछ रेड लाइट एरियस के कागज को भी पकड़ा गया था। वह बदनाम शोहरत होटल गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा था जहाँ आए दिन जिस्म फरोशी में मुलव्वस लड़के लड़कियों को पकड़ा जाता था। मगर अब तक होटल बंद नहीं हो सका था क्योंकि होटल के मालिक को कुछ बड़े पॉलिटिशियन की पुष्टपनाही हासिल थी। नहीं एंजल, नहीं, वो होटल आपके रहने के लायक नहीं है। बहुत ही बदनाम होटल है वो। नहीं नहीं, आप वहां पर नहीं जाएंगी। आदि के इनकार पर मिरोसा बुर्तन से बढ़ गई थी। क्यों? वहां नहीं तो कहाँ जाएंगे? शारियर मैंशन, जहाँ पर सब लोग फूलों के हार लेकर मेरे इस्तकबाल को बेचैन खड़ी होंगे। इस अजनबी शहर में हमारे पास फिलहाल कोई और ठिकाना नहीं है, मिरोसा ने बेरूही से कहा था। तभी आदि ने मदद तलब नजर से अपने पास खड़े रकीम को देखा था, जिसकी नजरों का मफहूम समझकर फौरन उसकी मदद को आगे आया था, जबकि हालिद और फहीम खामोश ही खड़े रहे थे। भाभी, वो होटल बेहद बदनाम का शोहरत है, बेहद बदनाम शोहरत का है। वहां पर कई बार मैंने खुद रेड डाली है। अपना नहीं तो अरफा का सोचे। अब 2 अकेली लड़कियां इस बदनाम होटल में कैसे रहेंगी? वहां के स्टाफ से लेकर कस्टमर्स तक कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। वहां अक्सर गलत किस्म के लोग आते हैं। रकीब ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तभी मेहरोसा रकीब की बात सुनकर परेशान हो गई थी और आरफा को देखने लगी थी। वो अपनी वजह से आरफा को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। पहले ही हलीमा भी इन दोनों लड़कियों के अकेले जाने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। उनके मना करने के बावजूद भी मेहरोसा जज्बात में आकर अकेली अरफा को लेकर लाहौर चली आई थी। और अब ये नई मुसीबत, खुदा न आस्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती तो वो ग्रैनी को क्या जवाब देती? अब वो जाए तो जाए कहाँ? उसके परेशान चेहरे को देखकर आदि जल्दी से आगे बढ़कर उसके सामने आ खड़ा था। यहाँ पास ही मैंने कुछ महीने पहले एक घर खरीदा है। वहां पर शारिया मैंशन से कोई नहीं जाता, बस मैं ही कभी कभी चक्कर लगा लेता हूँ। आप लोग प्लीज मेरे साथ वहां पर चलें। वो जगह बिल्कुल महफूज है एंजल। आज के मिलने तक आप और अरफा वहां पर आराम से रह सकती हैं। आदि ने पूरी उम्मीद नजर से मिरोसा और अरफा को देखा था। मिरोसा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी ट्यूशन फीस से जुड़ी हुई सारी रकम लेकर घर से निकले थे, मगर फिर भी वो रकम इतनी कम थी, किसी अच्छे होटल में जाने का वो सिर्फ सोच ही सकते थे। और ये सिक्योरिटी की मुसीबत अलग थी। न जाने किस होटल का कैसा माहौल हो।
اسے اپنے سے زیادہ عارفہ کی فکر ہو رہی تھی. یہی سب سوچتے ہوئے وہ عارفہ کو دیکھنے لگی تھی جس کی آنکھوں سے امادگی صاف ظاہر ہوتی ہے. عادی کی نظریں میروسا کے متبسم چہرے پر ٹکی ہوئی تھی. پلیز اینجل چلے میرے ساتھ. عادی نے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی تھی. ٹھیک ہے چلیں. متصر کہتی وہ اپنی چیئر کے ویلز پر دوبارہ ڈالتے ہوئے کرسی آگے بڑھانے لگی تھی. یہ چلنے کا واضح اشارہ تھا. عارفہ اس کی چیئر کے ہینڈلز کو پکڑ کر آگے دھکیلنے لگی تھی جبکہ عادی نے لپک کر آگے بڑھتے کرسی کے ہینڈل تھام لیے تھے. عارفہ نے چوم کر عادی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں لکھی ہوئی واضح التجا پر اس نے ہینڈل چھوڑ دیے تھے اور عادی کے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی. عادی ایک نظر ان تینوں پر ڈالتے ہوئے رقیم کو باہ میں کال کرنے کا اشارہ کرتا ہوا چیئر دکھلتا باہر نکل گیا تھا. فہیم اور حالب کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا. وہ تینوں بس خاموشی سے باہر نکلتے عادی میروسا اور عارفہ کو دیکھتے رہ گئے تھے. پھر آفس سے باہر نکلتے ہی شو روم کا ہر ایک ورکر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے ڈیسنٹ باس کو دیکھنے لگا تھا جو نرمی سے مسکراتا ہوا محبت بڑی نظریں اس اپاہج لڑکی پر ٹکائے اس کی پوچھ اس کی چیئر کو دکھلتا ہوا شو روم سے باہر جا رہا تھا. وہ مدد سے اپنے سامنے ادھر سے ادھر اچھلتی ہوئی عائشہ کو دیکھ رہا تھا. میری جان ابھی بھی وقت ہے مجھ سے معافی مانگ لے ورنہ میرا موڈ چینج ہو گیا نا تو پھر میں یہ رائٹ بھی چھین لوں گا. اینڈ دین آئی ڈونٹ نو کہ پھر آپ کو مزید کتنے دن یہاں پر رہنا پڑے گا. فہیم دوبارہ ترپال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا اور عائشہ قہر برساتی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی. اس کے دل ہراس چیہوں پر اس کے بدن پر رینگتے ہوئے چوہے بھی اس سے پناہ مانگتے ہوئے باغ کھڑے ہوئے تھے. غلط کر رہی ہو فہیم, بہت ہی غلط کر رہی ہو تم, میں دیکھ لوں گی تمہیں, عائشہ چیختے ہوئے بولتے جبکہ فہیم کا ایک دوسرے کالا ڈبا ہاتھ میں لیے پورے دانت دکھاتا ہوا عائشہ کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا تھا. وہ دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں موجود ڈبے کو دیکھنے لگے تھے. خدا جانے اس کے اندر کون سی نئی مخلوق قید تھی. میں تو چاہتا ہی یہی ہوں میری جان کہ آپ بس مجھے دیکھیں, بس مجھے ہی سوچیں, مجھے سمجھے, دوسری کی زندگی میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ کسی سے پنگے لیں. مگر آپ میری باتیں مانتی کہاں ہیں؟ آپ تو اپنی مرضی چلاتی پھرتی ہیں نا. چلیں اب جلدی سے مجھ سے معافی مانگ کر مجھے خوش کر دے ورنہ تو میں آپ کو خوش کرنے کی نئی تدبیر کروں گا. وہ اپنے ہاتھ میں موجود ڈبے کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا جس پر اب تک عائشہ کی نگاہیں مرکوز تھے. معافی مانگے مجھ سے اور آئندہ کچھ بھی ایسا ویسا نہ کرنے کی قسم کھائے. جلدی معافی مانگے. اور بڑھ کر ایک بار پھر سے بولا تھا. نہیں مانگو گے, مار تو ڈالو گے تب بھی معافی نہیں مانگو گی. وہ اب بھی جھکنے کو تیار نہ تھی اور تبھی فہیم نے تعجب سے اس ڈیٹ لڑکی کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس کے سر پر انڈیل دیا تھا جس میں موجود بلبلاتے ہوئے کاکروچ عائشہ کے سر سے گرتے ہوئے اس کے پورے جسم پر ریگنے لگے تھے. اس بار سچ میں عائشہ کے ہوش ٹھکانے آئے تھے اور اس کی دل ہراس چیخیں پاس کھڑے فہیم کے کان کے پردے پھاڑنے لگے تھی. فہیم نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ کان پر جما لیے تھے. چوہوں کو تو عائشہ نے زور زور سے ادھر ادھر اچھلتے کود کر بھگا دیا تھا مگر یہ بلبلاتے ہوئے کاکروچ اس کے چہرے, بالوں اور پورے جسم پر رینگتے ہوئے اس کے کپڑوں کے اندر گھس گئے تھے. ہاتھ باندھے ہوئے کی وجہ سے سوائے چیخنے اور ادھر ادھر ہلنے کے وہ کسی قسم کی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی. مگر اس بار اس کا اچھلنا بھاگنا بھی اس کے کام نہیں آ رہا تھا. ہٹاؤ ان کاکروچز کو فہیم, ہٹاؤ. میرے ہاتھ کھولو, یہ کاکروچ میرے فیس پر بھی چڑھ آ رہے ہیں فہیم. عائشہ نے زور زور سے چلاتی ہوئی اب رونے لگے تھے. اس کو اس بری طرح سے روتے ہوا دیکھ کر فہیم کو دل کو کچھ ہوا تھا. کب دیکھا اس نے عائشہ کا یہ انداز, اس کی بے بسی, وہ تو بس روب جماتی اپنی چلاتی ہوئی اچھی لگتی تھی. لیکن اس وقت فہیم اس پر ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا. اگر آج وہ اس کو ایسے جانے دیتا تو وہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آتی. معافی مانگے جلدی سے ورنہ دوسرا ڈبہ کھولنا پڑے گا مجھے ابھی. فہیم تیز آواز میں دمکا کر بولا تھا. مجھے معاف کر دو فہیم, پلیز میرے ہاتھ کھول دو, مجھے ان کاکروچز سے نجات دلا دو پلیز فہیم, ان کاکروچوں کو ہٹاؤ. زور زور سے روتی ہوئی فہیم کے پیر میں بیٹھ گئی تھی. یہ سچ تھا کہ عام حالات میں وہ مار کبھی فہیم سے معافی نہیں مانگتی مگر اس وقت اپنے جسم پر چلتے ہوئے ان چھوٹے بڑے کاکروچز نے اس کی عقل کو مٹو میں توڑ رکھ دیا تھا. وہ معافی مانگنے کے ساتھ اس کے پیر میں بیٹھ گئی تھی اور فہیم کو بالکل توقع نہ تھی کہ وہ ڈر کر اس طرح اس کے پیر میں گر جائے گی. اوکے میری بے بس شیرنی, اب آئی ہو نا لائن پر. فہیم فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بری طرح سے روتی ہوئی عائشہ کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اور پاکٹ سے چابی نکال کر اس کی ہتھ کڑیاں کھولنے لگا تھا. ہاتھ آزاد ہوتے ہی عائشہ نے اپنے اوپر پڑی ہوئی چارپائی جھٹک کر پیچھے پھینکی تھی جو کہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے سر اور کمر پر گری ہوئی تھی. سیدھے کھڑے ہوتے ہی اس نے اپنے سر, چہرے اور جسم کو جاننا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی وہ بری طرح روتی بھی جا رہی تھی. عائشہ میری جان چپ ہو جائیں, آپ کے پرزور احتجاج سے ڈر کر کاکروچ بیچارے کب کے بھاگ چکے ہیں. پلیز یوں روئیں تو مت, آپ کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر میرا دل بہت ہی دکھ رہا ہے. چلیں آپ نے معافی مانگ لی, اب وعدے کے مطابق میں آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں. وہ عائشہ کو دیکھ کر دل جلاتی مسکراہٹ سے بولا تھا. عائشہ نے چونک کر فہیم کو صورت دیکھی تھی اور سامنے گیٹ کے اوپر لگے ہوئے روشن دان سے آتی روشنی کو دیکھ کر وہ روتے روتے خاموش ہو گئے تھے.
दिन निकल आया था, ये बदतमीज शख्स रात में उसे यहाँ पर लाया था और अब दिन निकल आया था, यानी वो एक रात घर से बाहर गुजार चुके थे। रोहा, उस्मान और सनम उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे और इसके यूं अचानक गायब होने पर उसके ननियाल वालों का क्या रिएक्शन होगा, ये सब सोचते वो बुरी तरह से परेशान हो गए थे। आयशा मेरी जान, क्या हुआ? चलें, या हमको शाही महल ज्यादा ही पसंद आ गया जो जाने का दिल नहीं कर रहा। फहीम के बापा वो चौंक कर होश में आई थी और सत निगाहों से उसको देखने लगे थे। चलो, एक लफ्ज से जवाब देते उससे पहले दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे, जबकि फहीम एक गहरी सांस खींचता हुआ उसके पीछे चल गया था। ज़ोहेब मुराद और ज़ैद मुराद समेत पूरी फैमिली को लेकर पाकिस्तान आ चुके थे। वो एयरपोर्ट से सीधा आयशा की नानी के घर ही गए थे, क्योंकि मिरोसा सबको सरप्राइज देना चाहती थी। तब भी ज़ोहेब साहब भी आयशा, सनम, उस्मान और रोहा को साथ लिए मुराद हाउस जाना चाहते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके सरप्राइज से एक बड़ा सरप्राइज यहाँ उनका मुंतजिर था। मुराद फैमिली जब आयशा की नानी के यहाँ पहुंची तो पूरा घर हाल में जमा था और सब औरतों के बीच बैठी रोहा बुरी तरह से रो थे। ज़ोहेब साहब और हाला को गैर मुतवक्का अपने सामने देते रोहा तेजी से अपनी जगह से उठकर लंगड़ाती हुई आगे बढ़े थे और हाला के गले लागे थी। हाला, ज़ोहेब साहब, ज़ैद मुराद, सफीन और मिरोसा साहब भी रोहा को इस तरह रोता हुआ देखकर बुरी तरह से परेशान हो गए थे। क्या हुआ रोहा, क्यों रो रही है इस तरह? क्या हुआ? आयशा और सनम कहाँ पर है? ज़ैद साहब ने सबके बीच में आयशा और सनम को ना पाकर परेशानी से रोहा से पूछा था। ज़ैद भाई, सनम और आयशा रात से घर से गायब है। वो दोनों शादी में तो हमारे साथ ही गई थी, मगर वहां से वो दोनों न जाने कहाँ पर फरार हो गए। उस्मान कल रात से इन दोनों को ढूंढने निकला हुआ है। रोहा के बोलने से पहले ही बड़ी ममानी चमक कर बोल थे। ज़ैद भाई, आपने बहुत ही बड़ी गलती की अपनी बेटी को इस अरबी औरत के सुपुर्द करके। आयशा को अम्मा ने यह तरबियत नहीं दी थी। आयशा तो बड़ी फरमाबरदार किस्म की बच्ची थी। जब तक यहाँ पर पाकिस्तान में थी हमारी आंखें इशारे पर चलती थी, लेकिन अब तो तोबा तोबा, इतनी बेबाक, नाडार और जुबान दराज हो गया। शतर बेमहार की तरह जहाँ पर मुंह उठता है निकल जाती है। अपनी बहन सनम समेत अब भी रात से गायब है। हमारी भी बच्चियां हैं, मगर साफ बात है भाई, हमने तो ना उन्हें इतनी आज़ादी दी और ना ही ऐसी तरबियत की कि हमारी बेटियां रातें बाहर गुजारती फिरे। ना जाने कहाँ हैं दोनों, रात से किसके साथ हैं। बड़ी ममानी की जहर उगलती जुबान ने मुराद फैमिली के हर फर्द को कम कर दिया था। हालांकि आंखों से आंसू बहने लगे थे, जबकि ज़ोहेब मुराद का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर हो गया था। उन्होंने एक खामोश नजर ज़ैद मुराद पर डाली थी, जो अब तक साकत से खड़े थे। चलें भाईजान, यहाँ पर और जलील होना है। ज़ोहेब मुराद के सद अबापा ज़ैद मुराद चौंक होश में आए थे और एक कारदार नजर अपने साले और उसकी बीवी पर डालकर बाइक के साथ ही बाहर निकलने लगे थे। उनके साले और बाकी लोगों ने मुराद एंड फैमिली को काफी रोकने की कोशिश की थी, मगर ज़ोहेब साहब ने अपनी बीवी और बेटियों की इतनी बेइज्जती पर शदीद तैश में थे, इसलिए बिना किसी की भी सुनने बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। हाला, मेरोसा, सफीन और रोहा भी अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए सब लोग वापस मुराद हाउस जाने के लिए निकल गए थे। जबकि अंदर अपनी गाड़ी में बैठे ज़ोहेब साहब अपने फोन पर तेज से उस्मान का नंबर मिलाने लगे थे। इन पांचों दोस्तों समेत उस्मान पूरी रात सनम के पास हॉस्पिटल में रहा था। रोहा ने एक डॉक्टर होने के नाते इन चारों के साथ उस्मान को भी मशवरा दिया था कि वो सब घर चले जाएं। सनम का ख्याल रखने को वो हॉस्पिटल में मौजूद है, मगर रकीम का दिल किसी तौर पर सनम को अकेला छोड़ने पर राजी नहीं था। रकीम की वजह से आदि, हालिब और फहीम भी हॉस्पिटल में ही रुके थे। उस्मान आशा को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट करना चाहता था, मगर इन चारों ने पुलिस के पास जाने से बड़ी मुश्किल से यह कहकर रोका था कि 24 घंटों से पहले वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते और आयशा को गुम होने अभी पूरे 12 घंटे भी नहीं हुए थे। फिर भी परेशानी से उस्मान का बुरा हाल था। ज़ोहेब साहब ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उसे दी थी, मगर जाने अनजाने में उसे कुताही हो गई थी। उस्मान को मुस्तरब और परेशान देखकर वो तीनों गाहे बगा फहीम पर एक गुस्सैली नजर डाल रहे थे, जो बेगैरती के अगले पीछे तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ इनकी नजरों को अनदेखा कर गया था। आए बाएं शायद किए जा रहा था। उसे भी उस्मान की परेशानी का एहसास था, मगर वो फिलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। सुबह से पहले तो वो आयशा के पास जा नहीं सकता था। सुबह तक आयशा पूरी तरह होश में आ जाती और तब वो उसको अच्छी तरह अपने साथ पंगा लेने पर मजा चखाता, क्योंकि इतना तो तय था कि जब तक वो आयशा के दिमाग ठिकाने ना लगा दे तब तक उसे छोड़ नहीं सकता था। और अब सुबह के 6 बज रहे थे जब नर्स ने उन्हें सनम के होश में आने की खुशखबरी सुनाई थी और उस्मान के साथ रकीम भी फौरन सनम के रूम की तरफ दौड़ लगा दी थी। उसके पीछे फहीम, हालिब और आदि भी दौड़े हुए अंदर गए थे। सनम अपने बेड पर आंखें बांध के हुए लेटी थी और अब तक बेयकीन थी कि वो बेराम के जंगल से अब एक बार फिर से बच गई है। सनम, उस्मान ने बेड पर लेटी हुई सनम के जर्द चेहरे पर नजर टिकाते हुए उसे आवाज दी थी। उसकी पूरी पेशानी सफेद पट्टी से जकड़ी हुई थी, निचला होंठ सूज कर मोटा हुआ था, साथ ही चेहरा भी छोटी छोटी खरोंचों से भरा हुआ था। उस्मान,
सनम ने उसकी आवाज पर चौंक कर आंखें खोली थी। उसके दाईं तरफ ही रकीम और उस्मान परेशान से चेहरे लिए खड़े थे। उस्मान को देखकर सनम बुढ़ता से रोने लगी थी। इन दोनों के पीछे हालिब, आदि और फहीम पे मौजूद थे। हालिब की नजर जैसे सनम के चेहरे पर पड़ी, एक बार फिर से उसके अंदर एहसास जुर्म जाग उठा था। सनम के चेहरे में उसे अपनी सफीन नजर आई थी। सनम के चेहरे में छुपे सफीन के चेहरे को इस हालत में देखकर हालिब को क्या कुछ याद न आ रहा था, जिसके गिल्ट को बढ़ा रहा था। तभी वो तेजी से पलटा और रूम से बाहर निकलता चला गया। इसी वक्त रूहान भी अपने दोस्त के डॉक्टर दोस्त के साथ ही दौड़ते हुए कदमों से रूम में दाखिल हुआ था। उसे नर्स ने सनम के बारे में बता दिया था। सनम, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या दर्द हो रहा है कहीं? उस्मान फिक्रमंदी से आगे बढ़ते हुए बोला था, मुझे घर वापस जाना है उस्मान, मुझे कनाडा जाना है। पापा ने कहा था कि नानी के घर चले जाओ, वहां पर वो नहीं आएगा, मगर वो वहां पर भी आ गया। वो मुझे मार डालेगा उस्मान, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लौट आया है, 2 साल बाद फिर से लौट आया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे मुझे घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। आयशा को बुलाओ, हम वापस जाएंगे। अभी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। हज़ियानी अंदाज में उस्मान का हाथ पकड़कर चीखती हुई सनम पर जैसे दीवानगी सवार हो गई थी। उसने अचानक ही उल्टे हाथ से खींचकर अपने सीधे हाथ में लगी हुई ड्रिप कैनोला समेत नकाका फेंकी थी और अपने ऊपर पड़ी हुई चादर हटाते वो तेजी से उठने लगे थे। जब उसके पास खड़ा रकीम लपक कर आगे बढ़ता और बिपड़ी हुई मौज की तरह बेकाबू होती सनम को उसने कानों से थाम कर कंट्रोल किया था। सनम ने चौंक कर उसको देखा था। जो नफी में साल लाता वो उसे होश में आने की इल्तिजा करा था और रकीम की आंखों में लिखी हुई वाज़ेह गुजारिश पर आपे से बाहर होती सनम एकदम खामोश हुई थी।